Hello everyone and welcome back once again in the sessions of statistics. Statistics में हम methods of collection of data कवर कर रहे हैं, जिसका एक पार्ट जिसमें हमने प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा कि किन मेथड्स का यूजेज किया जा सकता है। बिल्कुल इसी तरीके से हमने एक सेकेंड सेशन भी शुरू किया था जिसमें हम बेसिकली सेंसस और सैंपल मेथड को डिस्कस करेंगे। सेंसस मेथड मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस करवा चुकी हूँ, जनगणना विधि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सैंपल मेथड यानी कि प्रतिदर्श विधि। देखिए ये प्रतिदर्श विधि क्या होती है। Sample method is that method in which data is collected about the samples or group of items which are taken out of the universe or population. Examinations and conclusions are drawn on their basis and the results would represent the whole universe. देखो अब यहाँ पर आपको क्या बता रखा है कि जो सैंपल होता है वो एक इस तरह का प्रतिदर्श मतलब एक इस तरह से रिप्रेजेंट करने वाली फिगर है, डेटा है, जिसे हम कलेक्ट करते हैं यूनिवर्स या पॉपुलेशन में से ही कुछ चुने हुए सैंपल्स में से। मतलब हम क्या कर रहे हैं इस पर्टिकुलर मेथड में, हम सभी से डेटा इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, हम उनके बिहाफ पर उनके कुछ सैंपल्स ले रहे हैं और उन्हीं सैंपल्स के आधार पर एग्जामिनेशंस किए जा रहे हैं और रिजल्ट्स ड्रॉ किए जा रहे हैं और वो रिजल्ट पूरे के पूरे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है, पूरी की पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। देखो मैंने पहले भी आपको हल्का सा हिंट इस मेथड का दिया हुआ है। मैंने एग्जाम्पल शायद उस वक्त दी थी कि अगर हम राइस बनाते हैं या अगर हम कोई भी वेजिटेबल कुक कर कर देखते हैं तो हम सारी सब्जी, सारा वेजिटेबल या सारे राइस खाकर नहीं बताते होते कि राइस बन गए हैं या नहीं बने हैं। हम सिर्फ कुछ ही सैंपल्स चेक कर कर ये अंदाजा लगा सकते हैं, ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि जो हमारी वेजिटेबल है या जो हमारे राइस हैं वो कुक हो चुके हैं या नहीं हो चुके हैं। बिल्कुल इसी तरीके से देखो, अगर आपने अपना ब्लड ग्रुप चेक करवाना है तो आप अपनी बॉडी में से सारा ब्लड थोड़ी ना निकाल के दे देते हो, आप कुछ ही सैंपल देते होते हो ना, और उस सैंपल के बेसिस पर आपकी पूरी बॉडी में कितना HB लेवल है या कितने भी जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी आपके बॉडी के ब्लड सेल्स में डिफरेंट वैल्यूज हैं वो आपको पता लग जाती होती हैं जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर सैंपल। वो सैंपल आपकी पूरी की पूरी बॉडी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता होता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम इन टेक्निक्स को, इस मेथड को अगर हम अपनी डेली लाइफ में वेरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पर अप्लाई करें तो उसमें भी ऐसा ही होगा कि हम पूरे यूनिवर्स को स्टडी करने की बजाय हम सिर्फ कुछ सैंपल्स इकट्ठा कर रहे हैं और उन सैंपल्स के आधार पर हम कंक्लूजन्स ड्रॉ कर रहे हैं। तो प्रतिदर्श या जिसे निर्दर्शन विधि भी कहा जाता है वह विधि है जिसमें समग्र का प्रतिनिधित्व करने वाले मतलब रिप्रेजेंट करने वाले या समग्र में से ही चुने गए लघु समूहों मतलब सैंपल्स से आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं और इन्हीं के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं जो समग्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो कि पूरे के पूरे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट है सूटेबिलिटी ऑफ सैंपल मेथड यानी कि प्रतिदर्श विधि की उपयुक्तता क्या है। देखो सबसे पहला पॉइंट, व्हेन एरिया अंडर स्टडी इज लार्ज, जब अनुसंधान का क्षेत्र बहुत विस्तृत है, बहुत बड़ा है, हम सारे के सारे यूनिवर्स के जो वेरियस मदे हैं, आइटम्स हैं, हम उन्हें नहीं कवर कर सकते हैं। अब मैं आपको नहीं बताऊंगी कि यूनिवर्स क्या होता है या आइटम क्या होता है, ये हम अपनी पिछली वीडियो में मीनिंग से समझ चुके हैं इन सब बातों के। तो जब एरिया अंडर स्टडी काफी बड़ा है, लार्ज है, तो उस केस में सभी से जब आंकड़े एकत्रित कर पाना मुश्किल है तो हम वहां पर सैंपल मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं।
बिल्कुल इसी तरीके से व्हेन हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी इज नॉट रिक्वायर्ड, जब हमें 100% एक्यूरेसी या किसी उच्च स्तर की शुद्धता की आवश्यकता नहीं है, तो उस केस में भी हम अप्रोक्सीमेट रिजल्ट्स निकालने के लिए हम सैंपल मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से व्हेन आइटम्स ऑफ द पॉपुलेशन आर होमोजीनियस इन नेचर, जब सभी इकाइयां लगभग एक जैसी हैं, तो सभी से डेटा इकट्ठा करने की जरूरत क्या है, क्यों ना कुछ सैंपल्स से ही इकट्ठा कर लिया जाए। व्हेन डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफ वेरियस यूनिट्स और आइटम्स इज नॉट रिक्वायर्ड। देखो ये कुछ कुछ शुद्धता वाले पॉइंट से ही मिलता जुलता है कि जब हमें डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है, जब हम ऑन एन अप्रोक्सीमेट भी अगर रिजल्ट्स निकाल लें तो हमारे लिए वो भी सफिशिएंट है। मैं फिर से वही ब्लड सैंपल वाली एग्जाम्पल ही देना चाहूंगी कि ऑन एन अप्रोक्सीमेट वैल्यूज भी जब आपकी बॉडी की क्या कंडीशन है बता सकती हैं, तो सारा खून निकालने की क्या जरूरत है भाई, थोड़ा सा सैंपल ही सफिशिएंट रहेगा। अब देखो, अब हम बात करेंगे मेरिट्स की कि ये जो सैंपल मेथड है इसके फायदे क्या क्या हैं, इसके गुण क्या क्या हैं। सबसे पहला मेरिट है कि ये इकोनॉमिकल है, कम खर्चीली विधि है। देखो समय भी बच जाता है, सबसे डेटा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, कुछ से इकट्ठा कर लेंगे। अच्छा, अगर समय बच रहा है तो इसका मतलब धन भी कम खर्च हो रहा है, सबके पास जाने की जरूरत नहीं है, तो कम कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है, उतने ही नंबर ऑफ इनैमरेटर्स कम लगाने पड़ रहे हैं, काम करने वाले लोग कम लगाने पड़ रहे हैं, तो इसलिए ये इकोनॉमिकल साबित होती है, कम ही मेहनत करनी पड़ती है। अब देखो सेकंड क्या है, कैन स्टडी और इन्वेस्टिगेट लार्ज एरिया। अब देखो हमने ये बोला था ना अभी उपयुक्तता में कि जहां पर एरिया अंडर स्टडी वेरी लार्ज हो वहां पर हम यूज कर सकते हैं इसे। तो इसका मतलब जब हमने विस्तृत क्षेत्र इस्तेमाल करना हो तो हम सैंपल मेथड का भली प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इजी एंड अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर। अगर मैं जनगणना विधि का इस्तेमाल करूं, अगर कहीं कुछ गलती हो जाए, मेरा रिजल्ट जो है वो सही ना निकले या कुछ भी, तो उस केस में कहाँ गलती हुई है ये आइडेंटिफाई कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर मैं सैंपल मेथड का इस्तेमाल कर रही हूं तो मैं इजीली और जल्दी क्या पहचान लगा सकती हूँ कि मेरी गलती कहाँ हुई है। कहाँ तो 2 लाख लोगों से डेटा इकट्ठा करना, कहाँ 2 लाख को रिप्रेजेंट करने वाले सिर्फ 20,000 लोगों से आंकड़े एकत्रित किए गए हैं, कहाँ तो 2 लाख के 2 लाख लोगों का मुझे दोबारा से सारा डेटा रिव्यू करना पड़ेगा कि कहाँ गड़बड़ की है, कहाँ गलती की है, कहाँ सिर्फ 20,000 से ही काम चल जाएगा। या अगर हमारा एरिया अंडर स्टडी मान लो 20,000 है, तो मैं अगर 2,000 लोगों से डेटा इकट्ठा कर रही हूँ तो 2,000 का ही मुझे एक तरीके से रिव्यू करना पड़ेगा, 20,000 का दोबारा से रीचेक करने की जरूरत नहीं है सबका, क्योंकि मैं जनगणना विधि का इस्तेमाल नहीं कर रही हूं। तो इसलिए अगर सैंपल मेथड का इस्तेमाल किया जाता है तो उस केस में गलतियों की पहचान अगर बाई चांस हो जाती हैं तो जल्दी लगाई जा सकती हैं, जल्दी पहचान की जा सकती है। बिल्कुल इसी तरीके से अब देखिए ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, संगठनात्मक व प्रशासनिक सुविधा। देखो मैंने बोला था कि ये कम खर्चीली है, मैंने आपको बोलकर बताया था कि कम लोगों की हमें अपॉइंटमेंट करनी पड़ेगी क्योंकि हमने कुछ ही लोगों से डेटा इकट्ठा करना है। जब मुझे कम लोगों की अपॉइंटमेंट करनी है तो जो कम लोग मैं सिलेक्ट करूंगी तो वो बेहतर बेस्ट क्यों ना करूं। तो अगर मैं बेस्ट पीपल हायर करूंगी, बेस्ट इनैमोरेटर्स हायर करूंगी, बेस्ट कॉरेस्पॉन्डेंट्स सिलेक्ट करूंगी अपने डेटा को कलेक्ट करने के लिए, तो उससे क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन अच्छी हो जाएगी मेरी पूरी की पूरी रिसर्च की। देखो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यही होता है कि जो भी डिफरेंट एक्टिविटीज हमने रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए करनी है
उन एक्टिविटीज को प्रॉपरली डिवाइड कर दो डिफरेंट फेजेस में कि ये काम संभालेगा, ये वाला काम संभालेगा, तो प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी हमारे वर्क का। अगर प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा तो उसे संभालने में, उसका प्रशासन करने में भी सुविधा हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि यहां तक का जो मैंने आपको समझाया वो सब आपको समझ में आ गया होगा। मेरिट्स हमने कर लिए हैं, अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है डीमेरिट्स का। डीमेरिट्स में देखो सबसे पहला पॉइंट है वो है पार्शियल यानी कि बायसनेस यानी कि पक्षपातपूर्ण होना। अब देखो इसमें क्या है, हो सकता है कि जो रिसर्चर, जो अनुसंधान कर रहा है, मतलब रिसर्च कर रहा है, वो अपनी पसंद के हिसाब से सैंपल सिलेक्ट कर ले। वो जैसा रिजल्ट चाहता है हो सकता है उसके हिसाब से ही वो सैंपल सिलेक्ट कर ले। तो अगर वो इस तरह से करेगा तो दैट मीन्स वो पार्शियलिटी कर रहे हैं। देखो इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल, मान लो आपके स्कूल में कोई सर्वे करने के लिए आता है, देखने के लिए आता है कि जो स्टूडेंट्स हैं स्कूल के वो किस तरह के हैं। जो आपके टीचर्स हैं वो ये शो करना चाहते हैं कि हाँ बच्चे बहुत बहुत इंटेलिजेंट है, सुपर डुपर इंटेलिजेंट है, तो वो क्या करेंगे, वो क्लास में से सिर्फ जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, दोज हु कैन गिव द आंसर्स, दोज हु कैन वेरी वेल रिप्रेजेंट द स्कूल, सिर्फ उन बच्चों को ही अगर आगे कर दिया जाता है तो रिजल्ट ऑब्वियसली अच्छा ही आएगा, इमेज अच्छी बनेगी। तो यहां पर जो टीचर ने सैंपल्स सिलेक्ट किए, जो आइटम्स सिलेक्ट किए, जो मदें सिलेक्ट की गई हैं इन दी फॉर्म ऑफ स्टूडेंट्स, तो वो पार्शियलिटी बेसिस पर किए गए हैं। तो अगर सैंपलिंग मेथड का इस्तेमाल इस तरह से किया जाता है तो हमारी जो सैंपल है वो पार्शियलिटी से भरे हुए होंगे और हमारा जो रिजल्ट है वो हो सकता है एक्चुअली स्थिति कुछ और हो लेकिन रिजल्ट कुछ और आ रहा हो। बिल्कुल इसी के आधार पर देखो सेकंड पॉइंट बन जाता है रॉन्ग कंक्लूजन्स। अगर हमारा सैंपल गलत होगा तो हमारे रिजल्ट्स, हमारे कंक्लूजन्स, हमारे निष्कर्ष भी गलत ही निकलेंगे। थर्ड पॉइंट, डिफिकल्टी इन सिलेक्टिंग एंड फ्रेमिंग अ सैंपल, इट कैन नॉट बी अप्लाइड वेयर यूनिवर्स इज हेट्रोजीनियस इन नेचर। देखो हमने पढ़ा था कि एक समान इकाई वाले होने चाहिए, मतलब होमोजीनियस क्वालिटीज होनी चाहिए यूनिवर्स में या हमारी जो पॉपुलेशन है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। लेकिन अगर होमोजेनिटी नहीं होगी, हेट्रोजेनिटी ज्यादा होगी, तो सैंपल कैसे सिलेक्ट करेंगे? तो हमारा जो सैंपल है वो सबका प्रतिनिधित्व कैसे करेगा, सबको रिप्रेजेंट कैसे करेगा? तो इसलिए डिफिकल्टी आ जाएगी अगर हमारा जो यूनिवर्स है उसमें हेट्रोजेनिटी ज्यादा होगी। तो हमें उस हिसाब से ही सैंपल्स सिलेक्ट करने पड़ेंगे कि हर एक गुण को रिप्रेजेंट करने वाला सैंपल मेरी स्टडी में मौजूद हो। तो यहाँ पर ये डिफिकल्टी अराइज हो सकती है जो कि सैंपल मेथड का डीमेरिट बन जाएगी। अब देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट क्या बता रखा है। Without specialized knowledge of various sampling techniques, this method cannot be useful. अब देखो इस पॉइंट में ना आपको अगले जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ना उसका एक हिंट दे दिया गया है कि हमने अब सैम्पलिंग टेक्निक्स पढ़नी है आगे के टॉपिक में। तो यहाँ पर आपको क्या बता रखा है कि दिस इज अ डीमेरिट, कि अगर एक अनुसंधान करता उसको स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं है, वैसे तो देखो लेमैन को नहीं होगी, हमने एक लेमैन के पर्पस से एक बार सैंपल का मतलब समझा है, लेकिन अगर हम भी मार्केट में रिसर्च करने जाएं, अगर हम भी किसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टडी करने जाएं बिना किसी स्पेशलाइज्ड नॉलेज के, हमें सैम्पलिंग टेक्निक्स के बारे में तो अभी कुछ पता ही नहीं है, तो जब तक स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स का या सैम्पलिंग टेक्निक्स का हमें ज्ञान नहीं होगा तब तक हमें ये सैंपल मेथड फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं देगा। तो इसलिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना बहुत जरूरी है सैम्पलिंग टेक्निक्स की, मतलब किन किन विधियों का इस्तेमाल किया जाए एक सैंपल सिलेक्ट करने के लिए, ताकि पार्शियलिटी वगैरह के चांसेस भी कम हो जाएं। अब देखो एक लास्ट टॉपिक जिसे मैंने आज की इस वीडियो में कवर किया है वो है असेंशियल्स ऑफ अ सैंपल। मतलब अगर हम ये भी कह सकते हैं व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ अ गुड सैंपल, एक अच्छे सैंपल के कौन कौन से गुण या उसमें कौन कौन से तत्व मौजूद होने चाहिए।
सबसे पहला रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए। जो हमारा सैंपल है वो पूरे के पूरे यूनिवर्स को, पूरी की पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने वाला होना चाहिए। ये नहीं कि हमारा सैंपल कुछ और रिजल्ट दे रहा है, लेकिन जो हमारे टोटल यूनिवर्स हैं अगर हम उसके कंपैरेटिवली रिजल्ट पता लगाएं तो वो रिजल्ट कुछ और ही आए। ठीक है, सेम उसी तरह से एग्जाम्पल कि 2-3 स्टूडेंट्स सिलेक्ट कर लिए तो कहा कि जी क्लास बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन जब एनुअल रिजल्ट आया तब पता चला कि सिर्फ 50% स्टूडेंट्स ही पास हुए हैं। तो हमारा जो सैंपल है इसका मतलब वो वहां पर फेल हो गया। तो ऐसा सैंपल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है स्वतंत्र यानी कि इंडिपेंडेंट। कोई भी इकाई, कोई भी मद जिसे एज अ सैंपल सिलेक्ट किया जा रहा है वो किसी दूसरे सैंपल से जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए किसी दूसरे सैंपल से। मतलब उसे अगर सिलेक्ट कर लिया गया है तो किसी दूसरे सैंपल पर उसका असर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास होमोजेनिटी, मतलब एक जैसी विशेषताएं वाली होनी चाहिए। जितनी ज्यादा होमोजेनिटी होगी उतना ही बढ़िया तरीके से हम सैंपल सिलेक्ट कर पाएंगे। बढ़िया तरीके से सैंपल सिलेक्ट करेंगे तो उतना ही बढ़िया तरीके से हमारा सैंपल हमारे रिजल्ट को, हमारे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट और लास्ट है पर्याप्तता यानी कि एडिक्वेसी। सैंपल एडिक्वेट होना चाहिए। जैसे मैंने अभी अभी आपको एग्जांपल दी थी ना थोड़ी देर पहले, एक 2 लाख वाली और 20,000 वाली, 20,000 वाली और 2,000 वाली। तो मैं यहाँ पर ये बात कहना चाहती हूँ कि मान लो आपका एरिया अंडर स्टडी बहुत वास्ट है, 2 लाख अगर पॉपुलेशन है तो 2 लाख पॉपुलेशन के लिए अगर आप सिर्फ 2,000 सैंपल इकट्ठे करोगे तो वो 2,000 सैंपल 2 लाख को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। कम से कम 20,000 तो जरूर होने चाहिए आपके सैंपल्स। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप 20,000 लोगों से डेटा इकट्ठा कर रहे हो, 20,000 लोगों के बारे में डेटा इकट्ठा करना चाहते हो या इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हो, वहां आप अगर सिर्फ 20 लोगों से इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हो तो योर सैंपल इज नॉट एडिक्वेट। तो एडिक्वेसी ऑफ सैंपल जरूर होना चाहिए। मैं ना यहाँ आपको स्वतंत्र वाला जो ये सेकंड पॉइंट इंडिपेंडेंट वाला समझाया है वो फिर से एक बार इन डिटेल समझाना चाहूंगी। जैसे मान लो कि आपके स्कूल में कोई डांस कंपटीशन होने जा रहा है जिसमें आपने राम को सिलेक्ट कर लिया, बिकॉज राम जो है वो बहुत ही अच्छा डांसर है। ठीक है, उसे ट्रायल्स के लिए भी सिलेक्ट करने की मतलब जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा डांसर है, उसे आपने सिलेक्ट कर लिया। रेस्ट स्टूडेंट्स में से ना आप कहते हो कि हम कुछ बच्चों को चुनेंगे और हम फिर देखेंगे कि जो बेस्ट परफॉर्मेंस देगा हम उसे एज अ सैंपल सिलेक्ट करेंगे। राम का ब्रदर श्याम है, आप श्याम को सिलेक्ट नहीं करोगे इस बिना पर, इस बेसिस पर कि राम बहुत अच्छा डांसर है, अनलेस अदरवाइज श्याम जो है वो हम कहते हैं ना जैसे क्वार्टर फाइनल्स अगर क्वालिफाई करता है, या मतलब यहाँ पर बेसिकली अगर श्याम अपने लेवल पर बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, उसकी सिलेक्शन फाइनल हो पाती है, तो ही उसे डांस कंपटीशन के लिए सिलेक्ट किया जाना चाहिए। उसकी सिलेक्शन राम पर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। तो राम एक अलग डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है सॉरी, और जो श्याम है वो अलग से एक इंडिपेंडेंट इकाई माना जाएगा। तो सिंपल सी कहने की बात यहाँ पर ये है कि इस पॉइंट का मतलब ये है कि किसी एक इकाई का एज अ सैंपल सिलेक्ट होना दूसरी इकाई पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। दे शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो मुझे उम्मीद है कि आज का जितना भी टॉपिक मैंने आपको सैंपल मेथड के बारे में बताया ये आपको क्लियर होगा, समझ में आया होगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को, कमेंट कीजिए। कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।